नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुणाल कामरा विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम व्यंग्य समझते हैं, लेकिन एक सीमा होनी चाहिए। यह किसी के खिलाफ बोलने की सुपारी लेने जैसा है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि इसी व्यक्ति यानी कुणाल कामरा ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री अर्नब गोस्वामी और कुछ उद्योगपतियों पर टिप्पणी की थी। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, यह किसी के लिए काम करना है। हालांकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि वो तोड़फोड़ को सही नहीं मानते। उन्होंने कहा कि मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं तोड़फोड़ को उचित नहीं ठहराता, लेकिन सामने वाले को भी एक स्तर बनाए रखना चाहिए, अन्यथा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता और चुप रहकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए अपना काम करता हूं। आपको बता दें कि कुणाल ने एक स्टैंड अप शो में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित रूप से गद्दार कहा है, जिसके बाद शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने रविवार को स्टैंड अप कॉमेडियन को गिरफ्तार करने की मांग की और जिस स्टूडियो में उनका वीडियो शूट हुआ था उस पर पीएमसी की कार्रवाई हुई है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। इस मामले में अब कुणाल को पुलिस ने समन भेजा है। पहले एमआईटीसी पुलिस ने कुणाल के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसे आगे जांच के लिए खार पुलिस को ट्रांसफर किया गया था। वहीं अब कुणाल कामरा को खार पुलिस ने उनके घर पर समन भेजा है। कुणाल फिलहाल मुंबई में नहीं है, इसीलिए समन कुणाल के पिता को हैंडओवर किया गया। इसके अलावा कुणाल को पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए भी समन भेजा है और पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले एकनाथ शिंदे पर विवादित कविता लिखने पर कंट्रोवर्सी को लेकर कुणाल कामरा ने बीती रात एक स्टेटमेंट जारी किया था। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए कुणाल कामरा ने साफ तौर पर कहा कि वे माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने लिखा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मैं अपने बेड के नीचे छिपकर इसके शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। मैंने बिल्कुल वही कहा जैसा मिस्टर अजीत पवार ने श्री एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से पटना में आयोजित इफ्तार कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। वहीं उनके इफ्तार कार्यक्रम का कुछ मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। इस विरोध पर पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि जिन्होंने बहिष्कार करने का फतवा जारी किया है वो मेरे बहुत अजीज हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। उनके यानी जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी मेरे परिवार के पुराने रिश्ते रहे हैं। मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है। मैं उनसे बहुत छोटा हूं, तो मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मेरी भी एक शिकायत है, मुझसे आप नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिसके पिता ने अपनी पूरी पार्टी समाप्त कर दी, इस बात की घोषणा करते हुए कि बिहार में एक मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन आप उन लोगों का संरक्षण कर रहे हैं जिन लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार में एक प्रमुख मुस्लिम संगठन ने भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से आयोजित की जाने वाली इफ्तार पार्टी का विरोध किया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को राज्य में शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि राज्य में शिवसेना के दो गुटों में टूट पड़ने से पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन क्यों नहीं हो पाया था। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि जब गठबंधन की बातें शुरू हुई थी तब शिवसेना ने अपने दिमाग में तय कर लिया था कि वे 151 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि हमारा प्रस्ताव था कि हम 127 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और शिवसेना 147 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी बची सीटें हम हमारे सहयोगियों को देना चाहते थे। यही वजह थी कि गठबंधन की बात आगे नहीं बढ़ पाई, जबकि हमने उनको बताया था कि हम 127 सीटों पर लड़ेंगे और आप 147 सीटों पर। मुख्यमंत्री आपका होगा और हमारा उप मुख्यमंत्री होगा, मगर वो लोग किसी समझौते के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद भाई साहब ओम प्रकाश माथुर ने दृढ़ता से कहा था कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसा हुआ भी और शायद विधि का विधान यह भी था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना था। समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा पर दिए गए अपने बयान पर अब सफाई दी है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज के दौरान मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। मेरा मकसद किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था।
उनका कहना है कि किसी दूसरे धर्म या जाति के अनुयायियों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। सपा सांसद ने कहा कि मेरा बयान किसी जाति, वर्ग या धर्म के खिलाफ नहीं था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया है, मैं उन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। आपको बता दें कि शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा था कि मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को आखिर लाया कौन था। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लेकर आया था। उनके इसी बयान को लेकर भाजपा ने आपत्ति जताई और लगातार माफी की मांग उठा रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना सुधारों पर बहस के दौरान जम्मू और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बार बार दिए गए बयानों को सख्ती से खारिज कर दिया। भारत ने इन्हें अनुचित बताते हुए स्पष्ट किया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्थानेनी हरीश ने पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि वह शांति स्थापना पर मुख्य चर्चाओं से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत यह स्पष्ट करना आवश्यक समझता है कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक बार फिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पर अनुचित टिप्पणी की है। ऐसे बार बार किए गए दावे न तो उनके अवैध दावों को मान्यता देते हैं और न ही उनके राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद को सही ठहराते हैं। हरीश ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए है और उसे तुरंत खाली करना चाहिए। यूक्रेन के शहर सूमी के कार्यवाहक मेयर आर्तेम कब्जार ने बताया कि रूस ने उत्तरी यूक्रेन के शहर सूमी पर मिसाइल हमला किया था, जिसमें कम से कम 28 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह हमला रिहायशी इलाकों और जरूरी सुविधाओं जैसे बच्चों के अस्पतालों को निशाना बनाकर किया गया था। सूमी के क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख व्लादिमीर आर्त्युक ने घटनास्थल से एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि इस हमले में कई रिहायशी इमारतें और एक स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन हमलों के वीडियो क्षेत्रीय प्रशासन ने पोस्ट किए हैं, जिनमें टूटी हुई इमारतें और अपार्टमेंट से उठता हुआ धुआं देखा जा सकता है। तुर्की में सोमवार को लगातार छठी रात को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहे। राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने इस मामले में विपक्षी दलों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल हिंसक गतिविधि को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बता दें कि तुर्की में इस प्रदर्शन की शुरुआत इस्तांबुल के मेयर और रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता इकरम इमामोगलू को हिरासत में लिए जाने के बाद हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने बुधवार को इकरम इमामोगलू को भ्रष्टाचार और चरमपंथी ग्रुपों को मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस बीच इकरम इमामोगलू को मेयर के पद से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित है। वहीं उनके इस दावे को अर्दोआन ने खारिज कर दिया। ऐसे में सोमवार को एक बार फिर हजारों लोग प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए और इससे पहले रविवार रात को भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट चलाई गई थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.